मिशनर इफेक्ट। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ो। डायमैग्नेटिक मटेरियल में सुपर कंडक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक होता है, यानी कहेंगे कि मोस्ट एक्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो सुपर कंडक्टर होता है। यानी सुपर कंडक्टर पूरी तरीके से मैग्नेट को रिपेल करता है और उसमें रिपेल हो जाता है। तो ये जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक का जो गुण पाया जाता है ना सुपर कंडक्टर में, इसको सबसे पहले कौन पहचाने? मिशनर, फ्रिट्ज एंड वाल्थर मिशनर, जर्मन फिजिसिस्ट हुए। इसी पर एक लॉ दिए थे कि ये जो फेनोमेनन हो गया ना परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का, किसमें? सुपर कंडक्टर में। क्योंकि मिशनर बताया इसको, इसलिए इसको कहते हैं मिशनर इफेक्ट कहते हैं। यानी द फेनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मिशनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर के लिए जो चाई का वैल्यू होता है वो -1 और म्यू आर 0 हो जाता है। ठीक है ना? यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई -1 एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर 0 होता है। सुपर कंडक्टर्स, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका रेसिस्टिविटी एकाएक 0 हो जाएगा एक खास टेम्परेचर के बिलो। मतलब टेम्परेचर घटाना शुरू करते हैं तो एक खास टेम्परेचर के बिलो उसका रेसिस्टिविटी एकाएक 0 हो जाता है। उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, और उस स्टेट में जो मटेरियल हो कहलाता है सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टर ये जो फिनोमेनन है देखा गया था 1911 में HK ओन्स के द्वारा मरकरी में। यानी मरकरी को अगर 4.2 केल्विन तक ठंडा कर देंगे तब वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट हुआ और भी मान लो कुछ एलॉय वगैरह बनाया गया जिसका मतलब और उससे हायर टेम्परेचर पर भी मतलब वो उस तरह का फिनोमेनन को शो करता है। इस पर रिसर्च चल रहा है। अब है कि सुपर कंडक्टर से बेनिफिट क्या है, क्या इसका फ्यूचर में एप्लीकेशन होगा। तो सुपर कंडक्टर के द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा अल्ट्रा फास्ट स्विचेज इन कंप्यूटर, इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जो सुपर कंडक्टर पावर लाइन, यानी अभी जो हम लोग जो तार देख रहे हैं ना जो एल्युमिनियम का कॉपर का यूज़ किया जाता है एक जगह दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए, अगर सुपर कंडक्टर रहेगा तो उसके द्वारा भेजा जाएगा। सुपर कंडक्टर में खासियत क्या है, गुण क्या है कि उसमें अगर एक बार करंट अप्लाई कर देंगे ना तो काफ़ी लंबे समय तक करंट उसमें बना रहेगा। सर्टेन मटेरियल whose resistivity suddenly becomes 0 below a certain temperature known as transition temperature. The material in this state is called superconductor. Curie's law, तो फ्रेंच फिजिसिस्ट पियरी क्यूरी यहाँ पर लॉ दिए थे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। दो लॉ पढ़ेंगे हम लोगों का यहाँ पर। पहला जो लॉ है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या बताया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे घटते जाएगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कमते जाएगा। यानी क्या कहोगे? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is inversely proportional to the absolute temperature. That is क्या हो जाएगा? sin proportional to 1/T
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा और इसको लिखेंगे सी म्यू नॉट बाई टी। म्यू नॉट पहले परिचित हो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैक्यूम, ये कांस्टेंट है, और सी यहाँ पर हो गया क्यूरी कांस्टेंट, तो है सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट, देयर सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। अब इस लॉ को हम लोग दूसरे तरीके से मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है ना, दूसरे तरीके से भी। तो तुम लोग को याद होगा चाई पढ़े थे, ठीक है ना, I बराबर चाई एच, तो चाई बराबर क्या हो जाएगा I बाई एच। तो यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जगह पर लिखेंगे I बाई एच, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, इसके इक्वल हो जाएगा तो सी म्यू नॉट बाई टी। अब तुम लोग को याद होगा किसी सोलिनॉइड के लिए पढ़े थे, किसी सोलिनॉइड के लिए अगर सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल नहीं, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है सोलिनॉइड के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ से अगर बात करो एन आई होता है H के बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। अब H बराबर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा B नॉट बाई म्यू नॉट। अब यही पर मान लो H के जगह पर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो I इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी इंटू एच, और यहाँ से देखो C म्यू नॉट बाई टी, H के जगह पर क्या लिख दोगे B नॉट बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट कैंसिल, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। तो ये क्यूरी लॉ का दूसरा रूप हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। क्यूरी का दूसरा लॉ जो है ना वो फेरोमैग्नेटिक के लिए है। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करेंगे तो एक खास टेम्परेचर के बाद, जिसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, वो बदल जाएगा पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक फेज में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा ना, यहाँ पर ये हो जाएगा चाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी, जहाँ की टी जो हो गया है T is equal to temperature above Curie temperature। क्यूरी टेम्परेचर यानी TC, TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, और T हो गया उसके ऊपर का टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर फिक्स है, मान लो जो ही मटेरियल पढ़ो फेरोमैग्नेटिक, सबके लिए क्यूरी टेम्परेचर फिक्स है। एग्जाम्पल जिसमें मान लो एक दो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो TC हो जाता है ना फॉर आयरन, यानी क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन ये 1043 केल्विन, 1043 केल्विन हो गया। उसी तरह से TC फॉर गैडोलिनियम ये हो जाता है 317 केल्विन TC। यानी when a ferromagnetic material is heated then it becomes paramagnetic above a fixed temperature known as Curie temperature. The paramagnetic phase is given by chi is equal to C by T minus AC. हिस्टेरेसिस, देखो हिस्टेरेसिस को समझने के पहले यहाँ पर जरा हम लोग ये फिगर देख रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। फिगर में क्या देख रहे हो, ये जो है BH कर्व है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी
का ये तुम देख रहे हो रिलेशन यहाँ पर, ध्यान से देखना। मान लो चलो ए से स्टार्ट करते हैं, तो जरा गौर से देखो, ए से जब हम लोग आते हैं पीछे बी तक, तो ए से बी तक पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 होने के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड रहता है। फिर जरा से चलो और बी से सी पर आओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो गया, घटते घटते हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर H का वैल्यू है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू है। फिर तुम क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो गया, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड, अलग बात है निगेटिव में। फिर उसी तरह से फिर यहाँ पर F पर आए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी 0 हो रहा है तब भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड, यानी एक्चुअली में हिस्ट्रेसिस क्या है, द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिहाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी when a ferromagnetic material is taken through a cycle of magnetizing field। तो जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है ना, यही जो फेनोमेनन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, लैगिंग किसके बिहाइंड, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बिहाइंड, इसी फेनोमेनन को कहते हैं हिस्ट्रेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्रेसिस लॉस क्या है ये? तो जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साइकिल से गुजारते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ना, लगातार मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है, वो अरेंज होता है, रीअरेंज होते रहता है। इस कारण से क्या होता है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि सराउंडिंग में वेस्ट हो जाता है। यही जो एनर्जी का लॉस हुआ ना, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस, यानी जो एनर्जी लॉस होने का जो फेनोमेनन हुआ वही कहलाता है हिस्ट्रेसिस लॉस। फिर से समझ लें एक बार, यानी व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन मैग्नेटिक डाइपोल्स आर फॉर्म्ड इन इट एंड अरेंज एंड रीअरेंज। यानी क्या कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल्स इन इट आर अरेंज एंड रीअरेंज ड्यू टू विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड which lost in the surrounding. This phenomenon is known as hysteresis loss. ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है ना, तो वहाँ पर भी हिस्ट्रेसिस लॉस के कारण एनर्जी लॉस होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए खास प्रकार का आयरन का एलॉय यूज किया जाता है जिसको म्यू मेटल, रेडियो मेटल कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर बनता है वो खास प्रकार का आयरन का एलॉय होता है जिसको हम लोग म्यू मेटल कहते हैं, रेडियो मेटल कहते हैं। रिटेंटिविटी और रिमेनेंस, तो जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद भी जो उसमें मैग्नेटिज्म बना रहता है ना, उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। अब जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन में क्या होता है कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देते हैं ना तो वो फिर बन जाता है मैग्नेट से आयरन हो जाता है, मैग्नेटिक गुण खत्म होता है। लेकिन अगर स्टील, एल्निको ये सब जो रहता है उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उसमें मैग्नेटिज्म बना रहता है, लेकिन उसका रिटेंटिविटी काफ़ी हाई होता है। स्टील हो, एल्निको हो, उसका रिटेंटिविटी काफ़ी हाई होता है और इसीलिए उसका परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। और आयरन का रिटेंटिविटी काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। The property of a material to retain magnetism after removal of magnetizing field is called retentivity। फिगर के द्वारा देखोगे, फिगर में क्या दिया हुआ है कि जहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू 0 है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। यानी रिटेंटिविटी को मैग्नेटिक रिटेंटिविटी भी कहते हैं, ठीक है ना।
तो देखो रिटेंटिविटी और रिमिनेंस, और इसी को कह सकते हो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी भी कह सकते हो। कोर्सिविटी, फिगर पर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो तो क्या देख रहे हो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो रहा है 0, वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू है, कितना के बराबर, लगभग -90 एम्पियर पर मीटर। तो इसी को कहते हैं कोर्सिविटी, यानी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर magnetic field becomes 0 is called coercivity. That is, at B is equal to 0, HC approximately equal to -90 ampere per meter. अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। बस देखो यही जो है ना, ये जो देख रहे हो क्लोज कर्व ए बी सी डी ई एफ ए, इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। यानी क्या लिख देंगे, द क्लोज्ड कर्व ए बी सी डी ई एफ ए, हो गया।